तो बेटा पढ़ना स्टार्ट करें। कल हम लोगों ने एक टॉपिक स्टार्ट किया था और एक हिस्सा मैंने पढ़ा दिया था। एक आदमी थे डॉक्टर जसबीर सिंह। उन्होंने हरियाणा की ज्योग्राफी, हरियाणा की मिट्टियां, हरियाणा की भौगोलिक संरचना, सब चीजों के ऊपर काम किया। डॉक्टर जसबीर सिंह की फेमस किताब है जिसमें पढ़ के हमें पता चला कि हरियाणा में 6 प्रकार की तो है मिट्टियां और 8 है हमारी भौगोलिक संरचना। कल मैंने तुम्हें संरचनाएं पढ़ाई थी और जिसने ध्यान दिया होगा उसको समझ में आ गया होगा, पढ़ते ही सारी चीजें याद मिलेंगी। भौगोलिक संरचना का मतलब होता है जमीन में कोई परिवर्तन, उसका डिवीजन करना। हरियाणा को 8 हिस्सों में बांटा गया, जिनमें 2 हैं पहाड़ वाले इलाके, 2 हैं जलोढ़ वाले इलाके, और पहाड़ के नीचे ही फिर एक, अगर 2 पहाड़ों की बात करूं तो एक शिवालिक, एक अरावली, फिर शिवालिक के नीचे एक है गिरिपाद। तो 3 तो ये हो गए और 2 जलोढ़। जलोढ़ कौन से? एक खादर और एक बांगर, यानी 3 2 5। 2 हैं हमारे बालू वाले, एक तो वो रेतीला जिसमें लहरदार लहरदार तरंगित बालू, और दूसरा एक था हमारा बालू के टिब्बे। इनके बीच में छिछली झील बन जाती हैं जिन्हें ठूंठ या बावड़ी या बावली या स्टंप कहा जाता है। तो 2 ये 4 6 और एक 7, और एक था अनकाई दलदल। कहाँ पर है? सिरसा। ये हरियाणा का सबसे निचला स्थान है। कितने मीटर? 200 से भी नीचे। तो ये 8 भूलनी नहीं है। अगर पहाड़ों से ऊपर से स्टार्ट करें, सबसे पहले शिवालिक, फिर गिरिपाद, फिर जलोढ़ और बाढ़ का मैदान। उसके बाद नीचे चले जाएं तो अरावली, ये अरावली की। फिर अगर साइड में राजस्थान की तरफ तो तरंगित बालू और टिब्बे वाला, और फिर सिरसा में चले जाएं अनकाई दलदल। ये सारा डिवीजन एक आदमी ने करके हमें बताया, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है डॉक्टर जसबीर सिंह। हरियाणा की ज्योग्राफी पे काम किया। अब ध्यान से शांति से सुनो, इन्होंने मिट्टियों पर भी काम किया और इन्होंने कहा हमारे हरियाणा में 6 प्रकार की मिट्टी है। मिट्टी में बेटा 2-3 चीजें ज्योग्राफी में सुनील सर ने तुम्हें बताई होंगी। एक होता है सिल्ट, बालू का दोमट। सुने ये नाम तुमने? कुछ नहीं है, मोटा मोटा मैं बता दूं जो तुम्हारे काम आए, बाकी सर ज्योग्राफी में कराएंगे। एक चीज होती है जिसे कहते हैं सॉइल, मिट्टी। इसके अंदर आती है सैंड, जिसे तुम कहते हो रेत, और इसी के अंदर होती है सिल्ट, सिल्ट जिसे कहते हो गाद, और इसी के अंदर होती है एक मृत्तिका जिसे कह देते हैं लोमी सॉइल। तुमने सुना होगा बहुत बार। तो कुछ ऐसे, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये कण है। कोई कण मोटा, कोई छोटा, और कोई बीच से का। जो मोटा कण है वो रेत है। रेत अगर हाथ में लेते हैं ना तो वो फील होता है एक एक कण की, रेत के कण हैं। मोटे मोटे जो होते हैं पार्टिकल्स, ये रेत की निशानी है। डस्ट पार्टिकल, जब बिल्डिंग्स बनती है ना, घर बनते हैं, तो देखा है बहुत बार वो कहते हैं डस्ट मंगवानी पड़ेगी। रेत, इनका कण कंपैरेटिवली मोटा होता है। गाद का कण बहुत मोटा नहीं होता, रेत के मुकाबले कम होता है। और एक होती है बेटा जिसको हम कहते हैं क्ले, जो क्ले मॉडलिंग बच्चे करते हैं ना, मिट्टी, चिकनी मिट्टी, इसी को तुम कहते हो चिकनी मिट्टी, और इसी को कहा जाता है मृत्तिका। इनके नाम अलग अलग हैं लेकिन एक ही चीज है ये। तो क्ले कहें, चिकनी मिट्टी कहें, मृत्तिका कहें, वो सॉफ्ट सी मिट्टी होती है, और ये मिट्टी अच्छी मिट्टी कहलाती है। हरियाणा में इन तीनों का मिक्सचर मिलेगा, रेत का, गाद का और चिकनी मिट्टी का। लेकिन कहीं पर रेत 40% मिलेगा, कहीं रेत 20% मिलेगा। ऐसे ही गाद कहीं 40%, कहीं 20%। इस 40-20 के ही कारण मिट्टी का नाम बदल जाता है। तो हमारे हरियाणा में इसी हिसाब से 6 प्रकार की मिट्टी पाई गई, जिनमें एक मिट्टी का नाम दिया गया अत्यंत हल्की मिट्टी। अत्यंत हल्की। अब बताओ अत्यंत हल्की कौन सी होगी? जो मेन हरियाणा में, जो राजस्थान की तरफ है। भाई हल्की तो उड़ के आएगी, यानी राजस्थान की तरफ से जो उड़ के, वो क्या बनाए थे हमारे यहाँ? लहरदार तरंगित बालू वाले थे ना, वो सारी मिट्टी किसका प्रकार है? अत्यंत हल्की।
इसमें रेत के कण ज्यादा जो मोटे होते हैं और हमारी चिकनी मिट्टी के कण कम है, कंपैरेटिवली कम है। अत्यंत हल्की को हम ये मान के चलो मोटे अनाज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मोटे अनाज का एग्जाम्पल देना, बाजरा। तो महेंद्रगढ़ राजस्थान को घेर के तो बैठा है। हरियाणा में महेंद्रगढ़ एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा सबसे ज्यादा टच करती है किसको? राजस्थान। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ की मिट्टी मिलेगी अत्यंत हल्की, मोटे अनाज के लिए बेस्ट है। दूसरी मिट्टी का नाम है हल्की मिट्टी। अब इसमें कण कंपैरेटिवली उतने मोटे नहीं है जितने कि अत्यंत मोटी हल्की में थे। हल्की मिट्टी में फव्वारा सिंचाई का इस्तेमाल करके हम बहुत बढ़िया खेती कर सकते हैं। फव्वारा सिंचाई, भिवानी की पूरी बेल्ट तुम सब जानते हो। फव्वारा सिंचाई, उत्थापक याद है तुम्हें? उठी हुई सिंचाई। फव्वारा का बेस्ट प्रयोग करते हैं हल्की मिट्टी में, और बहुत ही हल्की हो तो उसमें कौन सा अनाज ज्यादा है? मोटा अनाज। फिर इसके बाद आती है मध्यमा, यानी बीच की मिट्टी, ना बहुत हल्की ना बहुत ज्यादा भारी। और इसके मध्यमा में फिर वही सारी मिट्टियां आ जाती हैं जो हमारे हरियाणा में मेनली हैं, हरियाणा के मोटे इलाके, बड़े इलाके में। इसके बाद मिट्टी आ जाती है भारी मिट्टी, और फिर अत्यंत भारी। अत्यंत भारी ये प्रकार हैं जलोढ़ के। जलोढ़ के दो इलाके बताए थे ना, एक बांगर और एक खादर। एक्चुअली बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं बेटा, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जिसमें आधे जिले में खादर है, आधे जिले में बांगर या फिर मध्यमा। ये वैसे मिक्स ही हैं, लेकिन इस आदमी ने बहुत डिटेल बताई तब इसने कह दिया कि इस तरह की मिट्टियां यहाँ पाई जाती हैं। अत्यंत भारी मिट्टी में थोड़ी सी चिपचिपाहट होती है, या तो ये बहुत ज्यादा सूख जाती है, दरार पड़ जाती है, या बहुत चिपचिपी होके भारी हो जाती है। तो इसका नाम क्या पड़ा? अत्यंत भारी। ये हमारी पड़ेगी, ये जो यमुनानगर के और इस तरफ की बेल्ट है ना, करनाल वाली, इस तरफ की मिट्टी, इसमें चावल बहुत अच्छा होता है। तो के तुम पढ़ के तो आए हो, कैसी मिट्टी है वहां की? अत्यंत भारी। और इसके बाद छठे नंबर पर आ जाती है जो हमारी गिरिपादीय मिट्टी है, जो कहाँ कहाँ मिलती होगी? शिवालिक। शिवालिक की रेंज के पास, यानी पर्वतीय मिट्टी जिसको आप कह सकते हो, जिसमें बहुत ज्यादा बढ़िया उपजाऊ नहीं होती। हम मिट्टी इसके रेत के और किस चीज के? कंकड़ पत्थर के कण पाए जाते हैं। तो 6 प्रकार में हमने बांट लिया। अत्यंत हल्की, जिसमें आप मोटा अनाज पैदा करोगे। हल्की, जिसमें आप फव्वारे की सिंचाई करोगे। फिर मध्यमा, फिर खादर, बांगर, ये इसी का प्रकार है भारी का। भारी में ही आ गई। फिर इसके बाद अत्यंत भारी, जो बहुत चिपचिपी हो जाती है और अगर सूख जाए तो दरार पड़ती है। और फिर आती है हमारी पहाड़ी, इसमें शिवालिक भी आ जाएगी और अरावली के आसपास भी। लेकिन अरावली वाली में आप देखोगे हल्की और अत्यंत हल्की ज्यादा मिलेंगी। कुछ भी नहीं है, 2 हल्की हैं, 2 भारी हैं और 1 मध्यमा है और 1 है पहाड़ी मिट्टी। आसान है ना याद करना? 2 हल्की, 2 भारी। भाई एक अत्यंत हल्की और मध्यमा का ही पार्ट है भारी। भारी के फिर 2 प्रकार हैं, बांगर और खादर। और फिर एक अलग से पढ़ी जाती है शिवालिक। क्लियर सबको? तो अत्यंत हल्की, हल्की, मध्यमा, भारी, अत्यंत भारी और पहाड़ी। पहाड़ी कह दो, उसमें सारी आ गई है। चलो जल्दी से पढ़ लेते हैं इसको। किस पेज पर थे कल? 95 पर बता रहे हैं। 95 हमने कल पढ़ना था, बल्कि 94 का भी स्टार्टिंग से छुड़वा दिया था। हाँ कुछ नहीं है, इंट्रोडक्शन है, फटाफट से पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 94 पर आ जाओ। ज्योग्राफिक स्ट्रक्चर एंड सॉइल्स ऑफ हरियाणा। पहला पॉइंट पढ़ो, हरियाणा की संरचना। चलो तुम सब ये तो जानते हो कि हरियाणा एकदम से नहीं बना, अलग अलग काल थे इस धरती पर। तो एक काल था जिसमें बड़े जीव पाए गए थे, जिनको हम कहते हैं डायनासोर। जब डायनासोर मिले थे ना, इस टाइम पे हरियाणा की भौगोलिक आकृतियां उभरने लगी। ये जिसको तुम आज कह रहे हो ना पहाड़, और ये जो कल पढ़ी थी इतनी सारी टाइप की, ये सब कहते हैं धीरे धीरे विकसित हुई हैं। किसके काल में? डायनासोर। उस टाइम इंसान नहीं था, जब डायनासोर धरती पर था तब हमारे हरियाणा की संरचना बनी। और इस हरियाणा की संरचना को आज जब हम पढ़ते हैं तो 3 भागों में हमने अपनी संरचना को डिवाइड किया, हरियाणा को बेसिकली। इसमें एक का नाम हमने रखा हरियाणा, और एक का नाम रखा हमने कुरुक्षेत्र, और एक का नाम रखा भट्टी ना बेटा, भट्टी। जैसे भट्टू कला नाम सुना है तुमने? तो भाटी राजपूत है, उससे एक शब्द आया भट्टियाना। ठीक है। हरियाणा में जाट बाहुल्य है, इसी को कहते हैं जटियात क्षेत्र, जाटों की अधिकता। वैसे भी तुम जानते हो हरियाणा में सर्वाधिक जो पाए जाते हैं वो जाट कम्युनिटी के लोग हैं।
तो जटियात या हरियाणा, पूरे हरियाणा को मत सोचो, सोचो मेन हरियाणा का बीच का सारा हिस्सा, जहां कौन सी कम्युनिटी ज्यादा है? जाट। कुरुक्षेत्र ऊपर का हिस्सा हो गया, जिसमें कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अंबाला। यहाँ आपको देखने को मिलेगा सिख कम्युनिटी के भी बहुत सारे लोग मिलते हैं। पंचकुला में तो बहुत सारे लोग सिख है ना, अंबाला में, तो ये वाला इलाका। भट्टियाना आपका भाटी राजपूत है। किस बेल्ट से संबंधित है ये? राजस्थान। तो एक तो हो गया ऊपर की तरफ जिसको आप कहते हैं कुरु, एक बीच का सारा हिस्सा जाट बाहुल्य वाला जटियात या हरियाणा, और एक भाटी वाला हिस्सा भाटी राजपूत, जो कहां से संबंधित है? राजस्थान। इसको भट्टियाना, इसमें भट्टू कला और ये पूरी बेल्ट आएगी जो बड़े बड़े इलाके हैं हमारे। चलो, तो भारत के उत्तर पश्चिम में है, अंडरलाइन करो पहली लाइन, हरियाणा भारत के उत्तर पश्चिम में है। आकृति हमारी विषम बाहु चतुर्भुज है। हैं तो चार भुजाएं, लेकिन विषम बाहु, सारी भुजाओं की लेंथ ब्रेड्थ अलग अलग दिखती है, लेंथ वगैरह। तो उत्तर पश्चिम में इंडिया के। आगे पढ़ना, हरियाणा मैदानी क्षेत्र है, अंडरलाइन कर लो, मैदान है पूरे का पूरा हमारा। फिर पढ़ना, समय के साथ साथ परिवर्तन होते रहे। निर्जीव युग, एक युग था जिसमें कोई जीव नहीं था धरती पर। धरती एक दिन में नहीं बनी, बहुत लंबा समय लगा। निर्जीव युग में हम नहीं थे, हमारा हरियाणा नहीं था, ऐसा नहीं था। तो टिक कर लो निर्जीव युग, जिसको औजोइक काल कहते हैं। जीवन युग का प्रथम काल पैलियोजोइक काल के दौरान भूगर्भिक संरचना में कोई बदलाव नहीं आया, यानी हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते वो दो काल, जिसको कहते हैं निर्जीव युग। आगे अंडरलाइन करना, परंतु मध्य जीव युग ये हमारा है, इसमें हमारा हरियाणा बना। मध्य जीव युग या जीवन युग, मेसोजोइक काल, ये हरियाणा की भौगोलिक संरचना का बेस था। तो हमारे हरियाणा की शुरुआत किस काल में हुई? मेसोजोइक में। मेसो मतलब बीच वाला काल, अंडरलाइन कर लो, मध्य जीवन युग, मेसोजोइक काल, ये इंपॉर्टेंट है। हरियाणा की भूगर्भिक संरचना में परिवर्तन हुए। यहां लिख लो डायनासोर का युग था ये, मेसोजोइक काल ही डायनासोर का काल है। मध्य जीव युग, तुम पुराने में नहीं थे, तुम मध्य में आए। आगे पढ़ो, भौगोलिक वर्गीकरण, हरियाणा को 3 भौगोलिक क्षेत्र, अंडरलाइन कर लो। अगर कहें भौगोलिक संरचना कितनी है तो 8, लेकिन भौगोलिक क्षेत्र कितने हैं तो 3, और मिट्टियां कितनी हैं? 6। संरचना 8 है, क्षेत्र 3 है, मिट्टियां 6 हैं। ऊपर एक लाइन में लिख लो, बाद में तुम इसमें गलती करोगे। लिखो भौगोलिक क्षेत्र, उसके सामने लिखो 3, भौगोलिक क्षेत्र 3। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो भौगोलिक संरचना 8, सामने 8, और मिट्टियां 6। तो जैसा क्वेश्चन वैसा टिक करना। किस आदमी ने ये सब बातें हमें बताई? डॉक्टर जसबीर सिंह ने। कौन से काल में हरियाणा की संरचनाएं बनने लगी? मेसोजोइक का ही नाम क्या है? मध्य जीव युग या डायनासोर का काल। चलो आगे पढ़ो। तो 3 भौगोलिक क्षेत्र हो गए हमारे, कुरुक्षेत्र, हरियाणा और भट्टियाना। कौन से राजपूत हैं भट्टियाना में? भाटी। भाटी कहां से आए? राजस्थान से। अंडरलाइन करो, कुरुक्षेत्र करनाल और जींद के आसपास की प्रॉपर्टी। चेतांग नदी धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण। हरियाणा में टिक कर लो, हांसी, हिसार, फतेहाबाद, भिवानी, रोहतक भागों को जाटों की अधिकता, टिक कर लो, जाटों की अधिकता। जटियात क्षेत्र, ये सबसे बड़ा भाग है हमारा हरियाणा। भट्टियाना में टिक करना, भट्टू कला, ट के नीचे मात्रा कर लो, भट्टू कला, ये भानु काट दो, भूना लिख लो, यहाँ भूना, BHUNA, भूना हमारा एरिया। भट्टू कला, भूना, फतेहाबाद, भाटी राजपूत, यहाँ राजस्थान लिख लो, भाटी राजपूत राजस्थान। तो 3 इलाके हो गए हमारे, एक हमारा कुरुक्षेत्र का, एक हमारा हरियाणा जटियात जाटों की अधिकता, और एक भट्टियाना भाटी राजपूत राजस्थान के, भट्टू कला और भूना। भौगोलिक तो कल करा ही दी थी सारी, ठीक है। अगले पेज पर आ जाओ। हरियाणा की मिट्टियां अथवा मृदाएं, यहाँ सबसे पहले ऊपर एक लाइन में लिख लो ताकि तुम कभी कंफ्यूजन में ना रहो। ऊपर लिखो जहां जगह खाली है, यहाँ मेंशन करो रेत, रेत, फिर कॉमा लगा के लिखो गाद, रेत गाद, कॉमा लगा के चिकनी मिट्टी। रेत के पास ही ब्रैकेट में नीचे बालू लिख लो। रेत और बालू एक ही चीज होती है, इसी को सैंड कहते हैं। रेत, बालू, सैंड एक ही बात है। उसके बाद तुमने क्या लिखा है? गाद लिखा है ना, गाद के पास लिखो सिल्ट, SILT, सिल्ट। ये बीच के कण होते हैं, ना बहुत भारी ना बहुत हल्के, लिख लो बीच के कण।
यानी गाद बीच की होती है, ना बहुत मोटी रेत की तरह और ना मिट्टी जैसी महीन। मृत्तिका जहां लिखा है वहां लिख लो क्ले, मृत्तिका ही क्ले है, चिकनी मिट्टी है। मृत्तिका, चिकनी मिट्टी, क्ले। और इसके लिख लो मृत्तिका के कण कैसे होते हैं? छोटे। मिट्टी दिखते नहीं है कण, बस मिट्टी फील होती है। कण छोटे। और बालू के कण कैसे हैं? बड़े। तो बालू का एक नाम बताना, रेत। उसी को इंग्लिश में कहते हो सैंड। कण कैसे हैं? बड़े। हाथ में लोगे ना ऐसे फील होंगे कि कण है ये। किसके मीडियम से आकार के कण होते हैं? गाद। गाद का नाम क्या है? सिल्ट इंग्लिश में। और तीसरी है हमारी क्ले, मृत्तिका, चिकनी मिट्टी। इसके कण कैसे होते हैं? छोटे। इसलिए मिट्टी के कण अलग नहीं दिखते, सारी मिट्टी फील होती है, लेकिन रेत का कण फील होता है एक एक। चलो अब पढ़ना स्टार्ट करो। हरियाणा की मिट्टियां अथवा मृदाएं। हरियाणा राज्य का अधिकांश भाग मैदानी है। अंडरलाइन करो, अधिकांश भाग मैदानी। निर्माण हुआ हमारा यमुना, घग्गर, सरस्वती इन नदियों के जल से। निक्षेपित जलोढ़, ढ लिख लो, जलोढ़ मिट्टी के कारण। फिर पढ़ना, ये मृदा राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग में मुख्य रूप से पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी का रंग, अंडरलाइन करो, जल द्वारा ढोकर लाई गई मिट्टी का रंग पीला भूरा है, ब्राउन से कलर की। बहुत उपजाऊ, तभी तो हरियाणा इतना गेहूं चावल पैदा करता है। डॉक्टर जसबीर सिंह, अंडरलाइन कर लो, जसबीर सिंह। राज्य की मृदा को 6 भाग, तो जसबीर सिंह 6 भाग। 3 क्या है हमारे? क्षेत्र। कौन से काल में तुम्हारे हरियाणा का डेवलपमेंट? मेसोजोइक ही कहलाता है, मध्य जीवयुग या डायनासोर। कितने हिस्से बने? एक कुरु, एक हरियाणा, एक भट्टियाना, वो भाटी राजपूत। चलो आगे पढ़ना। अति हल्की मृदा, पहले बताओ बिना देखे कौन कौन सी थी? अति हल्की, हल्की, मध्यमा, भारी, अति भारी और पहाड़ी वाली। टिक करो। अति हल्की मृदा, मोटा अनाज इसमें पैदा होता है अति हल्की में। इसमें कैसे कण होते होंगे? जो रेत के रूप में उड़ जाएंगे, तो मोटे कण मिलेंगे। अंडरलाइन करना। बालू का, इसको बलुई भी कहते हैं बेटा। बालू क्या होता है? बालू, रेत, तो इसमें रेत ज्यादा है। बालू का या बलुई। और दोमट प्रधान, दोमट के ऊपर लिख लो लोमी, LOAMY, लोमी। लोमी सॉइल है ये, दोमट, लोमी सॉइल। और बालू के ऊपर लिख लो सैंडी सॉइल। ठीक है। सैंडी सॉइल में ना 70% सैंड होती है, इसलिए कण मोटे होते हैं। लिख लो यहाँ, सैंडी सॉइल, बलुई मिट्टी में 70% बालू, उसमें चिकनी और वो कम है सिल्ट। 70% बालू। और जो दोमट है, दोमट को तुमने क्या लिखा? लोमी। इसमें लिख लो रेत प्लस गाद प्लस चिकनी मिट्टी। रेत 40%, गाद 40% और चिकनी मिट्टी 20%। रेत, गाद, चिकनी मिट्टी मिक्सचर होता है ये दोमट। रेत, गाद, चिकनी मिट्टी। रेत को क्या कहते हैं? सैंड। और गाद को सिल्ट। और चिकनी मिट्टी को क्ले। ऊपर तीनों लिख लिए थे ना, यहां लिख लो 40-40-20 का मिक्सचर है। सैंडी में क्या होता है? कितने परसेंट? 70%। तो उसके कण कैसे होंगे? मोटे। इसके कण मिक्सचर मिलेंगे 40%, 40%, 20%। इसमें गाद भी है, रेत भी है और चिकनी मिट्टी भी है। बढ़िया मिट्टी है ये, लेकिन ये मोटे कण है ना, इसलिए उड़ेगी। पढ़ना, दोमट प्रधान मृदा। सिरसा, अंडरलाइन कर लो, सिरसा। सिरसा के दक्षिणी भाग से, अंडरलाइन करो, फतेहाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़ प्रदेश का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र। दोमट अकेली होती तो अच्छी रहती, लेकिन दोमट के साथ इसमें क्या है? बालू। और बालू में क्या होता है? रेत, इसलिए उड़ेगी, इसलिए हल्की है। प्रदेश का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है, सबसे सूखा प्रदेश महेंद्रगढ़ और हिसार तक है। कहने का मतलब है कौन सी पट्टी के साथ है ये? राजस्थान। लिख लो यहाँ, राजस्थान से लगती, क्योंकि देखो इसमें महेंद्रगढ़ का नाम आया, इसमें सिरसा का नाम आया, इसमें हिसार का, तो ये सारे टची तो हैं। किसके साथ हैं? राजस्थान। भिवानी का नाम दोबारा देख लो, इसमें सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़ और हिसार, तो ये सारी बेल्ट किससे टच है? राजस्थान। अति हल्की में 2 मिट्टी मिलेंगी, कौन कौन सी? एक बालू, बालू का या बालू रेत, कितने परसेंट? 70%। और एक मिलेगी दोमट, जिसमें तीनों के कण हैं, गाद, रेत और चिकनी। चिकनी मिट्टी है 20%, रेत और गाद 40-40, क्योंकि ज्यादा सूखे टाइप का प्रभाव इसलिए उड़ती है ये। नेक्स्ट पढ़ना, इस मिट्टी में, अंडरलाइन करो, चूने की अधिकता, वनस्पति तत्वों का अभाव। सूखे इलाके में कहाँ वनस्पति आएगी? तो टिक कर लो, चूने की अधिकता, वनस्पति तत्वों का अभाव।
इस मृदा के कण असंगठित, कण टिक करो, असंगठित। असंगठित क्या होते हैं? जो अलग अलग होते हैं। तो रेत ऐसे उठाओगे ना हाथ में, फील होगा एक एक कण। यहाँ लिख लो रेत। रेत की यही तो खासियत है, वो संगठित नहीं होता, इसलिए बाढ़ आ जाती है अगर राजस्थान में थोड़ी अच्छी बारिश हो जाए, क्योंकि वो रेत पानी को सोख नहीं पाता। अलग अलग कण होते हैं ना, अंडरलाइन करना, कण असंगठित। फिर पढ़ो, वायु अपर्दन अधिक, अंडरलाइन कर लो, हल्की ऐसे उड़ जाती है हवा के साथ। इस मृदा में, अंडरलाइन, जल ग्रहण करने की क्षमता कम। बताओ जल क्यों कम पी पाती है ये? इसके कण मोटे हैं, दो कणों के बीच में जगह है, जबकि जो हमारे यहाँ की मिट्टी है ना, उसके कण छोटे हैं और मिक्सचर हैं, तो पानी एब्जॉर्ब करती है। अंडरलाइन कर लो, जल ग्रहण करने की क्षमता कम। पढ़ो, ये मृदा जल्दी सूख जाती है, परिणाम स्वरूप फसलों को मिलने वाले जल की मात्रा कम हो जाती है। अंडरलाइन, ये मिट्टी दाल और मोटे अनाजों के लिए अधिक उपयुक्त है। तो दाल और मोटे अनाज कौन सी मिट्टी में? अत्यंत हल्की, दो चीजों का मिक्सचर है, सैंडी और लोमी। सैंडी में 70% सैंड, लोमी में 40-40-20। चिकनी मिट्टी बहुत कम है, इसीलिए ये टिकती नहीं है। कण असंगठित है, मोटे मोटे, हवा के साथ उड़ जाते हैं। राजस्थान की पट्टी में है, ज्यादा बढ़िया पैदा होती हैं दालें और मोटे अनाज। नेक्स्ट पे आ जाओ, हल्की मिट्टी। ये फव्वारा सिंचाई के लिए बेस्ट है, थोड़ी सी अंदर मिलेगी ये। पढ़ो, इसमें हल्की मिट्टी दो प्रकार की होती है, अपेक्षाकृत बालू, दोमट मृदा। अब तुम बालू का मतलब समझ गए, क्या है बालू? रेत। और दोमट का मतलब कौन कौन सी है दोमट में? सिल्ट है, सैंड है और चिकनी मिट्टी है। तो टिक करो, अपेक्षाकृत बालू दोमट मिट्टी। दोमट मृदा और बलुई दोमट मृदा का मिश्रण, क्या ऊपर वाली में भी यही लिखा था? देखो, बालू का और दोमट, लेकिन ये उसके मुकाबले थोड़ी सी कम है। इसे रौसली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डबल टिक कर लो, रौसली मिट्टी भी कहते हैं। भिवानी, गुड़गांव, झज्जर, रेवाड़ी, हिसार, फव्वारा सिंचाई उत्तम है। उसमें और इसमें किस चीज का फर्क दिख रहा है? उसमें क्या था? उसमें रेत कंपैरेटिवली ज्यादा था, इसमें भी है लेकिन उतना नहीं है। नेक्स्ट पढ़ना, इस मिट्टी में, अंडरलाइन करो, सिल्ट। सिल्ट का मतलब गाद। मृत्तिका यानी चिकनी मिट्टी की अपेक्षा बालू अधिक। दोनों में बालू ज्यादा है, इसलिए दोनों उड़ती हैं। उसका नाम अत्यंत हल्की, इसका नाम हल्की। बालू अधिक टिक कर लो। जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है उसके मुकाबले, फसलें अधिक अच्छी होती हैं। तो अत्यंत हल्की में अच्छी फसलें होती हैं या हल्की में? हल्की में कैसी सिंचाई करोगे? फव्वारा। और उसमें सिंचाई उतना काम नहीं आती, और अगर बारिश आ जाए तो सीधी बाढ़ आ जाती है। उसमें किस चीज की अधिकता होती है? बालू रेत की, बालू रेत की। नेक्स्ट पे आ जाओ, बलुई दोमट मिट्टी। मृदा नरम होती है, हल्की के प्रकार है, ये अंडरलाइन कर लो, मृदा नरम। सिल्ट, मृत्तिका, बालू। सिल्ट के ऊपर लिख लो गाद, फिर याद आ जाएगा। और इसके कण बीच के होते हैं, सिल्ट बहुत मोटे नहीं बहुत पतले नहीं, बीच के कण। मृत्तिका क्ले, चिकनी मिट्टी, कण बहुत छोटे जो अलग अलग ना हो, छोटे कण। और बालू रेत, बिल्कुल अलग अलग कण फील होते हैं कि हाँ रेत के कण है ये। ठीक है, आगे बढ़ना। ये मिट्टी मिलती है सिरसा और डबवाली के आसपास। तो हल्की के भी प्रकार हैं, और हल्की में क्या अच्छा, कौन सी सिंचाई बढ़िया है? फव्वारा। उस अत्यंत हल्की के लिए क्या बढ़िया है? मोटे अनाज, मोटे दालें और मोटे अनाज। नेक्स्ट पे आ जाओ, मध्यम मृदा, दोमट। दोमट में लिख लो लोमी, LOAMY, लोमी। अंडरलाइन करना, ये मृदा भारी दोमट, ऊपर वाली हल्की दोमट थी ना, ये भारी दोमट, हल्की दोमट और सामान्य दोमट मिट्टियों का मिश्रण है। मध्यमा मिक्सचर है, किस किस का? हल्की का और भारी का, तभी इसका नाम क्या पड़ा? मध्यमा। मध्य का मतलब बीच की मिट्टी। मोटी दोमट टिक कर लो, नूह और फिरोजपुर झिरका। और हल्की दोमट टिक कर लो, गुड़गांव के उत्तरी भाग, अंबाला के दक्षिण पश्चिम भाग, नूह के उत्तर पश्चिम और मध्य रेवाड़ी। दोमट मिट्टी, दोमट में क्या क्या मिलेगा? ऊपर लिखा तुमने, गाद मिलेगा, मृत्तिका मिलेगी और बालू, तीनों का मिक्सचर होती है। दोबारा लिख लो, यहाँ लोमी सॉइल है ये, रेत प्लस गाद प्लस चिकनी मिट्टी, सब कुछ है इसमें। रेत प्लस गाद प्लस चिकनी मिट्टी। रेत को तुम डस्ट कहते हो, गाद को तुम सिल्ट कहते हो, चिकनी मिट्टी को क्ले कहते हो, सब कुछ मिला होता है इसमें। पढ़ो अब इसमें, ये मिट्टी राज्य के मध्यवर्ती भाग में, मध्यमा मध्य में मिलेगी। अंडरलाइन कर लो, मध्यवर्ती। जींद, कैथल, सोनीपत, गुड़गांव, कुरुक्षेत्र। पर्याप्त वर्षा होने पर इस मिट्टी में फसल अच्छी,
बढ़िया बारिश हो तो बढ़िया फसल, यानी बीच के हरियाणा का हिस्सा। अब आ गई सबसे इंपॉर्टेंट मिट्टी, सामान्य, भारी, मृदा, और उससे अगले देखो भारी और बहुत भारी। तुमने दो पहले पढ़ी, अत्यंत हल्की और हल्की, फिर पढ़ी मध्यमा, अब तुम पढ़ रहे हो भारी और अत्यंत भारी। ये खादर बांगर वाली है, अंडरलाइन कर लो, खादर बांगर। सबसे इंपॉर्टेंट हरियाणा यही तो है। पहली लाइन में टिक करना, यमुनानगर से स्टार्ट होती हैं, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद। अब थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करो, कौन सी बेल्ट है ये? यमुना। क्या इसमें पानी हर साल आता होगा? हाँ, सदा नहीं रहा। कौन सी मिलेगी यहाँ, खादर या बांगर? खादर मिट्टी। यहाँ लिख लो यमुना की बेल्ट। तो ये बढ़िया मिट्टी है, सारी भारी मिट्टी है ये, खादर। इस मिट्टी पर अंडरलाइन करो, प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी, क्योंकि यमुना में हर साल पानी आता है, नवीन जलों का जमाव, जलोढ़ कर लो इसको, नवीन जलोढ़ का जमाव होता है, खादर कहते हैं। ऊंचे भागों पर पाई जाने वाली मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर। उसमें हर साल पानी आता है, पुराना है तो नदी का, लेकिन पुराना। आगे पढ़ना, ये मिट्टी अंडरलाइन करो, सूखने पर कठोर, चावल, गेहूं, गन्ना। तो हम इसी के लिए तो जाने जाते हैं। हरियाणा में बेस्ट 3 फसलें क्या हैं? गेहूं, चावल, गन्ना। तो ये बेस्ट होता है कौन सी मिट्टी में? भारी मिट्टी में। देखो क्या लिखा है, भारी मिट्टी। भारी मिट्टी किस नदी के किनारे किनारे है? और अगर बिल्कुल साथ है तो खादर, और थोड़ी अंदर है तो बांगर। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब है भारी और बहुत भारी, ये थोड़ी और भारी मिट्टी है, अंडरलाइन करना, इसका नाम है डाकर। ये डबल टिक कर लो, ऐसे 1 मार्क में आएगा। डाकर मिट्टी कौन सी है? तो अत्यंत भारी, डाकर। पढ़ो आगे, ये थानेसर में मिलती है, अंडरलाइन कर लो, थानेसर, जगाधरी और फतेहाबाद। अब थोड़ी बुद्धि लगाओ, फतेहाबाद में कौन सी नदी के आसपास होगी ये? घग्गर नदी के आसपास का इलाका है ना, तो उसमें भी तो पानी बारिशों में आता है। आगे पढ़ना, वर्षा ऋतु में चिपचिपी, अंडरलाइन कर लो, वर्षा ऋतु में चिपचिपी और शुष्क मौसम में कठोर, कम सुप्रवाहित और कम पारगम्य होती है। इसमें से बहुत जल्दी पानी जाता नहीं है। चावल बढ़िया होता है, गेहूं, चना और जौ की फसल, कपास की फसल। तुम जानते हो कपास में नंबर 1 कौन है? तो ये फतेहाबाद के आगे की पूरी बेल्ट ही तो है। नेक्स्ट टिक करना, थानेसर और फतेहाबाद, घग्गर क्षेत्र, डबल टिक कर लो, घग्गर। ऊपर वाली में क्या लिखा तुमने? यमुना। अगर कहें भारी तो कौन सी वाली थी? यमुना। यमुना की भारी के 2 एग्जाम्पल देना, खादर और बांगर। अब ये घग्गर की बात कर रहे हैं, ज्यादा चिपचिपी हो जाती है ये, टिक कर लो। ये घग्गर क्षेत्र में सोलर नामक कठोर चीका मिट्टी, डबल टिक कर लो, सोलर। ये मिट्टी का प्रकार है, एग्जाम में आ जाएगा। डाकर और सोलर किससे संबंधित है? अत्यंत भारी। कौन सी चीजें बढ़िया पैदा होती हैं? चावल, गेहूं, कपास, जौ। अगर हम कहें इसमें ये वाली जो हमारी यमुना वाली है, चावल, गन्ना और गेहूं, तभी तो के था ना, ये पूरी बेल्ट है। अगर पूछे कपास के लिए बढ़िया, तो या तो ये अत्यंत भारी की बेल्ट है, या फिर बिल्कुल इस तरफ हल्की वाली। नेक्स्ट पे आ जाओ, शिवालिक, गिरिपादीय और चट्टानी। गिरिपाद किसकी बात कर रहे हैं? ये शिवालिक के नीचे, और अरावली भी इसी का पार्ट है। शिवालिक की मिट्टियों पे पहुंचो, भुरभुरा, बलुआ, पत्थर, अंडरलाइन कर लो। बालू, इसमें रेत मिलेगा, चीका मिट्टी मिलेगी, बजरी आदि की प्रधानता। पंचकुला के कालका, अंबाला के नारायणगढ़ है, ये नारायणपुर लिखा, नारायणगढ़, यमुनानगर के जगाधरी। ये मिट्टी बहुत बढ़िया होंगी या उपजाऊ नहीं होंगी? इसमें कंकड़ पत्थर है, ज्यादा नहीं है ये। नेक्स्ट टिक करना, गिरिपादीय, शिवालिक के गिरिपादीय प्रदेश में। कल हमने गिरिपाद की वो पढ़ा था, कितने किलोमीटर था? 25, तो उसकी मिट्टी है ये। कालका और नारायणगढ़ की तहसीलों में इसे घर या कंधी, डबल टिक कर लो, कंधी मिट्टी। तुम्हें एक वर्ड याद है, चो कहते थे वो, पानी का हमने पढ़ा था कल, पहाड़ी, यही तो थे वो लोग, अंडरलाइन कर लो। इसे घर, धर, धर भी लिखा हुआ है कहीं कहीं, और कंधी मिट्टी। पेपर में आ जाएगा डाकर क्या है, कंधी मिट्टी क्या है, तो ये पता हो तुम्हें। चट्टानी तल की मृदाएं पढ़ लो, दक्षिणी भाग में, अंडरलाइन कर लो, दक्षिणी भाग में अरावली पर्वत क्षेत्र में पथरीली और रेतीली मिट्टी पाई जाती है। कम उपजाऊ, तो कहाँ अरावली उपजाऊ थोड़ी ना है, कम उपजाऊ, इससे कृषि कार्य कम हो पाता है, तो बहुत ज्यादा खेती हम करते ही नहीं यहाँ पर। 6 की 6 मिट्टियां समझ में आ गई। अगला पॉइंट अलग पॉइंट है, यहाँ लिख लो डिफरेंट। ये भारी मिट्टी से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अलग लिखे हैं। हमने मिट्टी के 6 प्रकार पढ़ लिए। अब एक बार बिना देखे किताब में बताओ, कितने क्षेत्रों में तुम्हें हरियाणा को बांटा गया? 3। हरियाणा के 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं? कुरु,
हरियाणा भट्टियाना, भट्टियाना में भाटी राजपूत, हरियाणा में जटियात जाट और कुरुई ऊपर की बेल्ट। अगर कहें हरियाणा को भौगोलिक संरचना कितनी है तो 8। सबसे ऊपर की 2 हैं शिवालिक और गिरिपाद। फिर नदियों के साथ है बाढ़ का मैदान और जलोढ़ मैदान। फिर बालू के साथ है तरंगित बालू और टिब्बे। फिर नीचे की तरफ है अरावली और उस तरफ है अनकाई दलदल। हो गए 8। अगर कहें मिट्टियों के प्रकार तो 6। अत्यंत हल्की, हल्की, मध्यमा, भारी, अत्यंत भारी, गिरिपादीय, शिवालिक वाली भी, चट्टानी, अरावली वाली भी। सबको 3, 6 और 8 का फंडा समझ में आ गया? ठीक है। अब नीचे देखो, ये कुछ अलग पॉइंट है। भारी मिट्टी, भारी तो जहां जहां मिली उसके बारे में बता रहे हैं। इस मिट्टी में सिल्ट, सिल्ट क्या होती है? गाद। बताओ मोटे कण किसके होते हैं? रेत के। किसके पतले कण होते हैं? चिकनी मिट्टी का। किसके बीच के कण हैं? यही है वो, गाद के। टिक करो। सिल्ट यानी गाद के साथ साथ चीका भी होती है। थानेसर फतेहाबाद के क्षेत्र में सोलर चीका, अंडरलाइन कर लो, सोलर चीका। जगाधरी में इस मिट्टी में लौह की मात्रा बढ़ने के कारण इसे डाकर कहते हैं। तो डाकर या सोलर चीका। ऊपर देखो भारी में, 5वें नंबर में भारी में लिखा था ना, बहुत भारी वाली में, तो ये उसी का तो एग्जाम्पल है, डाकर। नेक्स्ट पे आ जाओ। यमुनानगर में लाल चेस्टनट मिट्टी, इंपॉर्टेंट लिख लो, यहाँ पेपर में पूछेंगे लाल चेस्टनट मिट्टी कहाँ है? यमुनानगर में। अगले पेज पर आ जाओ। हरियाणा में यमुनानगर की मिट्टी उदासीन प्रतिक्रिया वाली मिट्टी है। नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी, अंडरलाइन कर लो, नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी। सिरसा जिले की मिट्टी का रंग लाल है। लवणीय भूमि, तुम्हें पता है ना मिट्टी की 2 प्रॉब्लम होती हैं, क्या? मिट्टी का पीएच मान घटता और बढ़ता है। तुम सबको साइंस में सर ने बताया होगा, सोरेनसन नाम के एक आदमी ने एक स्केल बनाया, 0 से 14 तक उस पे मापते हैं एसिड और बेस। मिट्टी में प्रॉब्लम होती है या तो मिट्टी में एसिड की अधिकता हो जाती है तब मिट्टी में दिक्कत होती है, या मिट्टी का बेसिक नेचर बदल जाए उसमें गड़बड़ आती है। इन दोनों को ठीक करने के लिए ही हम मिट्टी का परीक्षण करवाते हैं। और हमारे हरियाणा में सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी के ऊपर रिसर्च होता है। मिट्टी की लवणता को मापने के लिए एक रिसर्च सेंटर है, हमारा नहीं है, सेंट्रल लेवल का है, और ये करनाल में है। तो आजकल मिट्टी के सैंपल लेके किसान और वहां पहुंच जाते हैं कि जी देख के बताओ हमारी मिट्टी में क्या कमी है। मिट्टी में अगर एसिड ज्यादा है तो इसको ठीक करने का उपाय है बेस मिला दो। वो बेस अलग अलग नाम से मार्केट में बिकता है। फिर वहां के साइंटिस्ट बताते हैं कि आपकी इस मिट्टी में एसिड ज्यादा है, आप ये मिट्टी में डाल दो, मिट्टी परफेक्ट हो जाएगी। किसी की में बेस ज्यादा हो तो एसिड डलवा देते हैं। ये अपनी अपनी बुद्धि से नहीं मिलाने होते, ये वो बताते हैं क्योंकि मापा जाता है। जैसे इंसान बीमार हो तो ब्लड टेस्ट होता है ना, फिर वो कहते हैं इसमें भाई शुगर कम है, ज्यादा है, या कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत आ गई, ऐसे ऐसे इस मिट्टी की। इसके लिए करनाल में सेंट्रल लेवल पे काम हो रहा है। और एक नॉर्मल सी कमी तुमने अपने गांव खेतों में भी देखी होगी, मिट्टी में जब पानी देते हैं, पानी सूखने के बाद मिट्टी के ऊपर बिल्कुल व्हाइट सी एक नमक की परत आ जाती है ना, रेह या कल्लर उसे कहते हैं। बहुत बड़ी दिक्कत है ये भी। चलो तो अगला पॉइंट पढ़ लो। लवणीय भूमि के सुधार के लिए नीदरलैंड हमारी मदद कर रहा है। डबल टिक करो। मिट्टी को सुधारने के लिए कौन सा देश तुम्हारी मदद कर रहा है? तुम्हें याद है बहुत सारे हम उत्कृष्टता केंद्र बनाते थे कि सब्जी का, फल का, उसमें कौन मदद करता था? इजराइल। इंडो इजराइल प्रोजेक्ट थे ना। ऐसे तुमसे पूछ लेंगे कि बताओ तुम्हारी मिट्टी के लिए कौन हेल्प कर रहा है? नीदरलैंड। यहाँ टिक कर लो नीदरलैंड। एग्जाम में इजराइल भी आएगा, नीदरलैंड भी। नीदरलैंड। हरियाणा ऑपरेशनल पायलट प्रोजेक्ट, यहां लिख लो उत्कृष्टता केंद्र में इजराइल की मदद। ये 2 अलग अलग देश हैं। उत्कृष्टता केंद्र, इसमें फल आ गया, सब्जी आ गया, कितने सारे इंडो इजरायली प्रोजेक्ट 5-6 लिखवाए थे तुम्हें, वही ये नीदरलैंड। नेक्स्ट पे आ जाओ। हरियाणा में मृदा अपर्दन। हरियाणा में मिट्टी का अपर्दन कैसे पॉसिबल है? 2 तरीकों से। पहला, या तो बारिश ज्यादा हो, वर्षा के साथ मिट्टी की ऊपरी परत बह जाएगी, बहकर चली गई। या फिर क्या ज्यादा आए? आंधी या रेत, आंधी चले जिससे क्या उड़ेगा? रेत।
देखा नहीं, अब जब आंधी आती है तो घरों में कैसा सुबह एक परत बिछी मिलती है, तुम कितनी सफाई करो, बेड के ऊपर ऐसे उंगली ऐसे करो तो इतनी सारी रेत निकलती है। वो रेत उड़ के आ गई आंधी के साथ। ये जो बह रही है मिट्टी या रेत के रूप में उड़ के आ रही है ना, ये मिट्टी की ऊपर की परत है। और आप सबको पता है मिट्टी की सबसे उपजाऊ परत ही ऊपर की परत होती है। इसके हटते ही मिट्टी में कमी आ जाती है पोषक तत्वों की, इसलिए इसको कहते हैं रेंगती मृत्यु, कि अगर ऐसे चलता रहा तो ये मिट्टी खत्म हो जाएगी। इसी को रेंगती मृत्यु कहते हैं। इसको रोकना पड़ेगा। कैसे रोकें? एक्स्ट्रा पेड़, सबको पता है खेतों के चारों तरफ अगर पेड़ों की ऐसी बाउंड्री कर दी जाए, उसमें जामुन के, अमरूद के, आम के ऐसे पेड़ लगा लें तो फिर कम से कम बहुत ज्यादा कटाव बहाव नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह बेटा, अब लोग छोड़ते नहीं है। अब लोग एक एक पतली पतली डोले पर भी लड़ने को तैयार है। पेड़ की मिट्टी तो कौन ही छोड़ेगा। ये तरीका होता था अपने पेड़ की, अपने खेत की सेफ्टी का, जो अब खत्म बराबर हो गया। पढ़ के देखो, मृदा अपरदन। राज्य में मृदा अपरदन मुख्य रूप से जल और वायु, या तो पानी के साथ बह के या हवा के साथ उड़ के जाएगी मिट्टी। मृदा अपरदन द्वारा मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत नष्ट, ये टिक कर लो, ऊपरी उपजाऊ परत। फिर पढ़ो, उत्तरी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र, शिवालिक और गिरिपाद में जल द्वारा अपरदन। जहां बारिश ज्यादा है, कहां बारिश ज्यादा है? आपके शिवालिक में, यमुनानगर का छछरौली है ना, हमारा हरियाणा का चेरापूंजी, यहाँ बारिश होती है, बारिश बहा के ले जाती है। ये टिक कर लो, उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में जल द्वारा। वायु द्वारा दक्षिण पश्चिम जिलों में अधिक अपरदन। बताओ कौन सी मिट्टी का अपरदन ज्यादा होगा? अत्यंत हल्की का और हल्की का। उसमें किसके कण ज्यादा थे? रेत के। अभी बालू पड़ रहे थे ना पीछे। ये टिक कर लो, दक्षिण पश्चिम जिलों में, यहां लिख लो अत्यंत हल्की मिट्टी, राजस्थान वाली है ये, इनकी बालू रेत है। हरियाणा में मिट्टी का अपरदन वायु द्वारा अधिक होता है। पानी से कम होता है, हवा से ज्यादा, क्योंकि पानी तो बेटा कम इलाकों में बरसता है, हवा सारे में चलती है। पढ़ना, हरियाणा का लगभग 2.76 लाख हेक्टेयर जल अपरदन और 15 लाख हेक्टेयर वायु अपरदन। तो ज्यादा अपरदन किसका है, पानी का या वायु का? कौन सी मिट्टी उड़ती है ज्यादा? अत्यंत हल्की और हल्की। कौन सी कम उड़ती होगी? मध्यमा, भारी और अत्यंत भारी। लेकिन तुम सोचो, सोनीपत में तो अत्यंत भारी की बेल्ट हो गई ना, भारी और, लेकिन फिर भी सोनीपत में देखो एक रात आंधी आती, सारे घर में मिट्टी, इसका मतलब उड़ती ये भी है। इमेजिन करो वहां क्या होता होगा, जहां कौन सी है? अत्यंत हल्की और हल्की। तो ये टिक कर लो, 15 लाख हेक्टेयर वायु अपरदन से प्रभावित। बारिश से सिर्फ 2.76 और मिट्टी उड़ती है 15 लाख में से। भूमि कटाव के लिए अंडरलाइन करो, विश्व बैंक एक कंडी परियोजना चला रहा है, वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक की सहायता से जल विकास परियोजना, कांडी को कंडी कर लो, यहाँ कंडी चलाई जा रही है। तो कंडी परियोजना में कौन मदद कर रहा है? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में, लिख लो यहाँ। इजराइल किस में मदद कर रहा है? उत्कृष्टता, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में। और अभी किसका नाम पढ़ रहे थे? नीदरलैंड किस में मदद कर रहा था? लवणता को मैनेज करने में। तो ये टिक कर लो, वर्ल्ड बैंक कंडी परियोजना। मृदा अपरदन को निर्दयी शत्रु या रेंगती मृत्यु भी कहते हैं, क्योंकि कुछ सालों बाद खत्म कर देती है मिट्टी के उपजाऊपन को। आगे पढ़ लो, राज्य में मृदा अपरदन को रोकने के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, छिड़काव, सिंचाई प्रणाली, ड्रिप सिंचाई, ये तरीके हैं ताकि अच्छी फसल ले सकें। मृदा लवणता और क्षारीयता, क्या क्या बढ़ सकता है मिट्टी में, या तो एसिड या बेस। पढ़ो पहला पॉइंट, कृषि की दृष्टि से मृदा लवणता वैश्विक स्तर की गंभीर समस्या है। लवण कम और ज्यादा हो जाते हैं। अगला सिर्फ पढ़ लो, राज्य में शुष्क अर्धशुष्क क्षेत्रों में लवणों के निक्षालन के लिए पर्याप्त वर्षा का अभाव पाया जाता है। लवणता विकराल रूप ले लेती है। लवण प्रभावित मृदाओं को मुख्यतः अंडरलाइन करो, क्षारीय मृदा जिसमें बेस और कल्लर, ऊसर मृदा में वर्गीकृत किया गया। लवणीय मृदा को कहते हैं सेम या लोनी, डबल टिक कर लो, ये लवणीय मिट्टी है, खराब मिट्टी, कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसमें। स्थानीय भाषा में इसको राकर, बर्रा और बर्री के नाम से जाना जाता है। लवणता और क्षारीयता के प्रमुख कारण अंडरलाइन करो, शुष्क जलवायु है, सिंचाई स्रोतों के जल की प्रकृति, पानी में नमक ज्यादा होना, दोषपूर्ण सिंचाई की पद्धतियां, क्षारीय प्रकृति के रासायनिक उर्वरक हम यूज करते हैं, मृदा प्रबंधन में लापरवाही, यानी हमारी भी कमियां हैं, कुछ नेचर की भी कमी है कि मिट्टी का अपना प्रकार खराब है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल, ये इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सेंट्रल है, देश का है। कहाँ है ये? करनाल।
यहाँ मिट्टी की स्वास्थ्य की जांच की जाती है। अगला पढ़ो। हरियाणा की लगभग इंपॉर्टेंट 32% भूमि लवणता से ग्रस्त है। वैसे तो हम दावा करते हैं कि हरियाणा में बहुत बढ़िया मिट्टी है, लेकिन फिर हम खुद ही कह रहे हैं कि जितने मुंह में दांत हैं उतनी उतनी वर्ग किलोमीटर तो बहुत बड़ा हो गया, प्रतिशत बल्कि वर्ग किलोमीटर प्रतिशत बहुत बड़ा हिस्सा इसको प्रॉब्लम है लवणता की। या तो इसमें एसिड ज्यादा है या बेस ज्यादा। 32% बहुत बड़ी भूमि हो गई है। आगे पढ़ना। पानी का प्रयोग होने की वजह से, अंडरलाइन करो, वाष्पीकरण के बाद सतह पर सफेद रंग रवे के रूप में लवण रह जाता है। इस मिट्टी को रेह या कल्लर, डबल टिक कर लो, सफेद लवण तो तुम्हें अपने खेतों के आसपास मिल जाएगा, इसे कहते हैं रेह या कल्लर। कितने प्रतिशत भूमि हमारी, कौन से बैंक ने हमारी मदद की थी, कौन सी परियोजना चलाई, कंडी। किस देश ने मदद की कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, नीदरलैंड। किसने हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनवा दिए, इजराइल ने। एक हमारी मंडी बन रही है इंटरनेशनल लेवल की, ये फ्रांस की रुंगीस मार्केट से प्रभावित। तो देखो कितने लोग हेल्प कर रहे हैं मिलके। चलो इसके बाद इसका पिछला टॉपिक निकाल लो, एक टॉपिक रह गया था एक पन्ने का, क्लाइमेट ऑफ हरियाणा। मिल गया? कुछ नहीं, 10 मिनट का टॉपिक है, बोर्ड पे देखो और समझो। एक आदमी था बेटा जिसका नाम है व्लादिमीर, पुतिन नहीं है ये, व्लादिमीर। व्लादिमीर नाम के एक आदमी ने एक काम किया और पूरे वर्ल्ड को इसने डिवाइड कर दिया। ये ज्योग्राफी में इंटरेस्ट लेता होगा, बहुत तेज दिमाग आदमी था। इसने पूरे वर्ल्ड को अलग अलग जलवायु प्रदेशों में डिवाइड किया कि भाई कहाँ की जलवायु कैसी, उसके आधार पर उसका एक नाम दे दिया। हमारा टॉपिक नहीं है, पर क्योंकि एग्जाम में आ सकता है तो हमें थोड़ा सा पता हो। ये टॉपिक है ज्योग्राफी का, और इसको एमए ज्योग्राफी टाइप के जो लोग होते हैं ना वो डिटेल में पढ़ते हैं। तो व्लादिमीर कोपेन नाम के व्यक्ति ने पूरे वर्ल्ड, पूरे विश्व के देशों को जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया। इसमें से 2 प्रकार हमारे यहाँ इसने बताए कि वे तुम्हारे यहाँ 2 प्रकार हैं। एक का नाम है CWA और एक का नाम है BSH। पहला अल्फाबेट बड़ा है, उसके बाद छोटे हैं। तो ये 2 प्रकार की नाम है, ये CWA और BSH। मैंने भी नहीं पढ़ी क्योंकि ये काम की नहीं है, बहुत मैंने देखा था, बहुत लेवल हाई की बातें हैं जो हमारे किसी काम नहीं आनी। अब हमारे हरियाणा में जब बात करें वेदर की, तो सबसे पहले हमारे यहाँ जो अभी चल रही है, कौन सी ऋतु है ये, ग्रीष्म ऋतु। और इस टाइम तुम देख रहे हो पीक पे गर्मी है। ये मई और जून पीक गर्मी के सीजन होते हैं, और हमारे हरियाणा में 48 डिग्री सेल्सियस तक लिखा है। वैसे 45, 46 तो तुम देखते ही हो, इतने तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। सबसे ज्यादा गर्मी हमारे हरियाणा के हिसार में नोट की गई है। गर्म तो पूरा हरियाणा ही है, लेकिन हिसार सर्वाधिक गर्म प्रदेश इलाके में गिना जाता है। ग्रीष्म ऋतु में हमारे यहाँ गर्म हवाएं चलती हैं, स्थानीय भाषा में जिन्हें लू कहते हैं। और अभी तुम देख ही रहे हो, लू इसका एग्जाम्पल है। ये स्टार्ट हुई थी ग्रीष्म ऋतु, ये मान के चलो मई से, मेन है मई और जून। वैसे तो अप्रैल में भी गर्मी होती है, लेकिन वो मौसम फिर भी ठीक ठीक सा होता है जिस टाइम पे फसलें लगती हैं जैद की। अब इस टाइम पे जैसे ही खत्म होगा जून, इनफैक्ट मिड जून में केरला के आसपास हवाएं आएंगी, और वो हवाएं कहलाएंगी दक्षिण पश्चिम मॉनसून। क्योंकि केरल से हरियाणा पंजाब की दूरी काफी है, तो उन्हें लगभग महीना लग जाएगा यहाँ तक आने में। और हरियाणा में जब ये मॉनसून की पवनें आएंगी तब तक महीना आ चुका होगा जुलाई। फिर जुलाई से लेके सितंबर तक, जुलाई अगस्त सितंबर, ये मेन मौसम चलेगा बारिशों का। एक मौसम होगा बारिशें बहुत तेज गति से आएंगी, फिर लौटने लगेंगी, लौटता मानसून। एक आता हुआ और एक जाता हुआ। जाता हुआ फिर सितंबर अक्टूबर में वापस यहाँ से लौट जाएगा, जब जाता जाता बहुत चक्रवात लेके आएगा उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में। तो हमारे हरियाणा में एक तो अब, एक इसके बाद। फिर जब ये खत्म होगी, मोटे तौर पर बात करें, सर्दियों की बात करें, तो वो कहलाती है शीत ऋतु। बीच में हम 2 छोड़ रहे हैं, एक तो जो बीच के मौसम होते हैं ना, ये अक्टूबर वाला, नवंबर वाला, और एक मार्च अप्रैल वाला, उनको हम नहीं पढ़ रहे। शीत ऋतु में तुम जानते हो हमारे यहाँ टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। और जो अपना इलाका चंडीगढ़ से लगता है, वहां हिमांक तक यानी 0 पॉइंट के लपेटे में भी टेम्परेचर चला जाता है। इस टाइम पर अगर बारिश होती है तो बहुत अच्छी होती है, खासकर दिसंबर के लास्ट वीक या जनवरी के फर्स्ट वीक में। और इस बारिश को कहते हैं मावठ वर्षा। कौन सी फसल के लिए अच्छी है ये? रबी की फसल। रबी का एग्जाम्पल है गेहूं और सरसों और चना, कई सारे एग्जाम्पल है। जल्दी से पढ़ लेते हैं, ये 5-10 मिनट का टॉपिक है, ज्यादा नहीं है।
क्लाइमेट ऑफ हरियाणा में पहले ऋतुएं पढ़ा देती हूँ, फिर ये CW और BSH। नीचे पहुंचो, प्रमुख ऋतुएं। पहला टिक करना, 3 प्रकार की ऋतुएं हैं। पहली ग्रीष्मकाल, शीतकाल, वर्षाकाल। ग्रीष्म टिक कर लो, मार्च से जून तक, मेनली तो ये मई जून का महीना है। औसत तापमान टिक करना 35 डिग्री, अधिकतम तापमान 46 से 48 मई जून में। सेकेंड हाफ में ऊपर आ जाओ, सर्वाधिक गर्म महीने मई और जून, सबसे गर्म जिला हिसार, अंडरलाइन कर लो सेकेंड हाफ में ऊपर, सबसे गर्म जिला हिसार। दक्षिण पश्चिम जिलों में लू नामक, अंडरलाइन कर लो, लू नामक गर्म और शुष्क हवाएं, स्थानीय पवन है लू, स्थानीय लोकल हवा। वर्षा ऋतु में आ जाओ, जुलाई से मध्य सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर। न्यूनतम वर्षा वाले राज्यों में हम आते हैं। अच्छा, अपने यहाँ एक बार बिना देखे बताओ, एवरेज कितनी बारिश है हमारे यहाँ की? हमारी एवरेज है 45 सेंटीमीटर, मोटे तौर पे कह देते हैं 40 से 60 सेंटीमीटर। लेकिन हरियाणा में कुछ इलाके 110 सेंटीमीटर के भी हैं और कुछ 30 से भी कम हैं। 30 से कम वाले सिरसा की बेल्ट के पास मिलेंगे राजस्थान, और 110 मिलेंगे ये पहाड़ वाले जो शिवालिक वाले हैं। एवरेज अगर पूछें अपनी, एक तो 45, और अगर कहें नियर अबाउट तो 40 से 60 के बीच में। ये सोनीपत जैसे जो इलाके हैं ये 75-80 हमारी पूरी बेल्ट। ये टिक कर लो। अब वर्षा ऋतु जुलाई से ही हो गया। न्यूनतम वर्षा वाले राज्यों के अंतर्गत हम आते हैं। औसत वर्षा 40 से 60 है हमारी एवरेज, 45 ब्रैकेट में लिख लो, तो बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती यहाँ। 80% बारिश होती है बंगाल की खाड़ी, जो अब आएंगी हवाएं, बंगाल की खाड़ी से आने वाली दक्षिण पश्चिम मॉनसून, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इंडिया की 80% बारिश यही हवाएं लाती है, नाम है दक्षिण पश्चिम मॉनसून। इनकी डायरेक्शन के कारण इनका नाम है, ज्योग्राफी में सर तुम्हें पढ़ाते होंगे ये, दक्षिण पश्चिम मॉनसून। जुलाई से सितंबर 20% हमारी बारिश का कारण है पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, जो आती हैं भूमध्य सागर से। लिख लो यहाँ, भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी से, अफ्रीका के ऊपर है मेडिटेरियन सी, वहां से हवाएं चलती हैं सर्दियों में, मेडिटेरियन सी से। तो 20% पश्चिमी विक्षोभ, जनवरी फरवरी सर्दियों के महीने। यहाँ लिख लो मावठ वर्षा है ये, और ये रबी की फसल के लिए अच्छी है। मावठ वर्षा, रबी की फसल। तो रबी की फसल 3 प्रमुख बताना, गेहूं, सरसों और चना। नेक्स्ट पे आ जाओ। सबसे अधिक वर्षा 110 सेंटीमीटर उत्तर पूर्वी भाग में, और सबसे कम वर्षा 30 सेंटीमीटर से कम दक्षिण पश्चिम भाग। बताओ दक्षिण पश्चिम कौन सी बेल्ट है ये, किससे लगती? राजस्थान, लिख लो यहाँ राजस्थान। अत्यधिक वर्षा के कारण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छिछरौली यमुनानगर को हरियाणा का चेरा पूंजी ऐसे पूछते हैं, यहाँ बारिश ज्यादा है। सबसे ज्यादा वर्षा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में होती है गिरिपाद मैदानों में। गिरिपाद कौन से हैं? शिवालिक वाले, लिख लो यहाँ शिवालिक। सर्दियों में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण। गर्मियों में वर्षा बंगाल की खाड़ी से आने वाली, लिखा है दक्षिण पूर्वी, क्या लिखना था? दक्षिण पश्चिमी, पूर्वी काटो, दक्षिण पश्चिम मानसून पवने अब आएंगी ये। 80% भारत की बारिश का कारण ही ये है। सबसे कम वर्षा दक्षिण पश्चिम भाग में, सिरसा हिसार आदि में, राजस्थान के आसपास। 80% भाग टिक कर लो, जुलाई से सितंबर। कौन सी मानसून है ये? दक्षिण पश्चिम, लिख लो यहाँ 80% के पास दक्षिण पश्चिम मानसून। नेक्स्ट है पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश कितनी होती है? 110। एक एग्जांपल दे दो, किसको? छछरौली, छछरौली लिख लो यहाँ, छछरौली YN यमुनानगर का। और लिखा है दक्षिणी क्षेत्र में बारिश कितने से भी कम? 30। 25 से कम तो रेगिस्तान होता है, अगर 25 से कम हो तो रेगिस्तान, तो रेगिस्तान से थोड़े ही बचे हुए बस। सामान्य क्षेत्र में टिक कर लो 70 से 75, जैसे ये सोनीपत पानीपत वाली पूरी बेल्ट। सबसे ज्यादा वर्षा छछरौली यमुनानगर में, जो हमारा क्या कहलाता है? चेरापूंजी। और सबसे कम वर्षा या तो सिरसा या महेंद्रगढ़, कोई सा। क्या ये हर साल नापना संभव है कि पहले से बता दे? ये बदल सकती है ना, क्या पता इस साल महेंद्रगढ़ हो, क्या पता इस साल सिरसा। सिरसा के आगे फर्स्ट लिख लो, क्योंकि बड़ा है ना, पहली प्रायोरिटी पर वो रखना। अब आ जाओ शीत ऋतु। शीत ऋतु मध्य दिसंबर से मध्य मार्च तक, औसत तापमान 12 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 3 से 4 डिग्री सेल्सियस। सर्वाधिक ठंडा महीना जनवरी। उत्तरी शिवालिक क्षेत्र में शीत ऋतु में तापमान हिमांक तक, हिमांक क्या होता है? 0 डिग्री, जिसपे हिम जम जाती है, लिख लो 0 डिग्री। ठीक है, चलो ये CWA वाला थोड़ा सा कल करा दूंगी, आज टाइम कम है।